अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे सबसे पहला सेक्शन जो था वो किसका आता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या माइंड में रखना है कि वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ड होती हैं। नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स का वर्ड यूज हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें हमने फर्दर ऑन क्या पढ़ा था कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज बिगर, if the magnitude of charge is bigger, तो हमारे पास field lines would be closer और उसका जो एरिया है वो ज्यादा कवर अप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया था? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बस जनरली हम बताते हैं कि एरिया और स्पेस अराउंड a charge in which it can Apply force। apply force on other like charges। सर इसकी डेफिनेशन आई हुई थी। चलो, हम लोगों ने पढ़ी, वेस्ट नॉट लाइक हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। और फिर इसके अंदर हम लोगों को दो कंडीशन आ जाती हैं, जिनमें से सेकंड कंडीशन इज आउट ऑफ द सिलेबस ना, अब सिर्फ एक रह गई है। और वो कौन सी है हमारे पास? अ, जब भी हम चार्जेस की ट्रांसफर की बात करते हैं तो हमारे पास एक थ्रू फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के केस हमारे पास कब होता है? जब मेरे पास इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स चूंकि चार्ज कंडक्ट नहीं करते, तो चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस। और जब भी उसको कोई कंडक्टिव सरफेस टच करेगा, कंडक्टिव मटेरियल टच करेगा, तो कंडक्टिव मटेरियल would transfer that charge। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वॉकिंग ऑन अ कारपेट, ठीक है, और कारपेट पे वॉक करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस क्या होंगे? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं वो फॉर्म होंगे। एंड चूंकि मेरी बॉडी कंडक्टर है, अब मैं अगर किसी जो है मेटल की नॉब को हाथ लगाऊंगा, तो मेरी बॉडी के थ्रू वो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर टू द वो नॉब, हमें शॉक भी लग सकता है, इलेक्ट्रिकेशन होती है। खैर, वो स्टैटिक चार्जेस जो इतने ज्यादा वो नहीं होते, उसके सिर्फ हमें वो पता होने चाहिए डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम डिसएडवांटेज की स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज स्टैटिक चार्ज का क्या होता है? इलेक्ट्रिकेशन विच कुड लीड टू स्पार्क, और उसकी वजह से क्या हो सकती है? फायर हो सकती है। तो कहीं पे भी हमारे पास जो फ्यूल की टैंकर्स होते हैं या एनीथिंग, उनके साथ हम एक अर्थ वायर अटैच करते हैं। अर्थ वायर का मतलब क्या होता है? बस एक चेन अटैच कर देंगे विच वुड बी टचिंग द ग्राउंड। उसका काम क्या होगा कि जितना भी स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, वो उस मेटल वायर के थ्रू कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएगा। और वो हमारे पास मतलब जन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमें किसी किस्म का वो टेंशन नहीं होगी। इसके इस चैप्टर के अंदर और हमें क्या याद रखना था कि चार्ज जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, और उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? कूलम्स, ठीक है। और हमें ये होना चाहिए कि जब फ्रिक्शन होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट वुड गेट अ पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट वुड गेट अ नेगेटिव चार्ज हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमने क्या एक और पॉइंट याद रखना है? ओनली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल। दैट इज, जब भी मूवमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉन की टू एंड फ्रॉम होगी। पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकता। तो इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो वुड से कि इट इज इलेक्ट्रिक, इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, वो इटसेल्फ कभी भी मूव नहीं करेगा। और इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो वो मूव कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। ओनली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या नाम देते थे? होल का। होल कब क्रिएट होता है? जब इलेक्ट्रॉन लीव कर जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। आर यू क्लियर अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स? यस सर। यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई वाला। Q इज इक्वल टू एन ई। एन किसको शो कर रहा होता है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ई किसको शो कर रहा होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, इफ इन केस अगर कुछ अगर क्वेश्चन देगा भी जहां पे हमें इसको यूज करना पड़ रहा है, वहां पे हमें साथ में क्या देगा, फॉर्मूला देगा। करंट हमारे पास क्या होता है, करंट मूवमेंट ऑफ चार्जेस होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो इक्वल होता है क्यू ओवर टी से। वोल्टेज हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज और ईएमएफ, इट्स वर्क डन पर यूनिट, और पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ जाता है हमारे पास। वोल्टेज और ईएमएफ में डिफरेंस क्या होता है, ये कंप्लीट सर्किट का होता है, और वोल्टेज क्या होती है, कंपोनेंट। ओनली वन कंपोनेंट। बाकी करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर, और वो हमेशा सिंबल उसका क्या होता है, ये, और किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। मीटर, और ये हमेशा कहाँ पे यूज होता है, पैरेलल में, और इसका सिंबल क्या होता है, यू। यहाँ पे अभी मुझे जहन में आया कि हमने टू टाइप्स ऑफ करंट्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन सा होता है, कन्वेंशनल करंट, मूवमेंट ऑफ, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एनर्जी, दैट इज करंट टू, बिकॉज ऑफ क्या, और इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम एक सर्किट डायग्राम बनाएं, ये मेरे पास रेजिस्टर आ गया, एमीटर अटैच होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर अटैच होता है पैरेलल में। अगर हम करंट की डायरेक्शन दिखाएं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखानी है तो हम इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव शो करेंगे। ये में ये मेरे पास रेजिस्टर आ गया, दैट्स हाउ वी नॉर्मली डील विद द सर्किट्स। फिर हमारे पास बात आती है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में हमें क्या याद रखना है कि potential is directly proportional to current provided R remains on। कांस्टेंट। तो V is equals to I R। तो हमारे पास ग्राफ आ जाता है V वर्सेस I का, या I वर्सेस V होता है। आई ऊपर होता है। एंड वाई इज दैट, यस। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अगर एनर्जी होगी नहीं चार्ज के पास तो करंट ट्रेवल कैसे करेगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है कि अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो हमारे पास कर्व शेप आती है, एक पॉइंट तक हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है हमारे पास। ठीक है, और करंट का हम इंक्रीज क्यों शो करते हैं कि जब एक्सेसिव करंट पास आउट होता है तो सर्किट शॉर्ट हो जाता है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ठीक हो गया। बाकी दो तीन शेप्स हम लोगों ने पढ़ी थी, ये मेरे पास किसकी होती है, डायोड की, और ये किसकी होती है, फिलामेंट। फिलामेंट लेंथ की हमारे पास। ठीक है, ये शेप्स सीरीज। की जस्टिफिकेशन जो है यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास। तो ओम्स लॉ के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस की बात आती है। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई भी होता है, एंड आर का ऑफिशियल अपना जो सेल्फ फॉर्मूला है
R इज इक्वल टू L ओवर A। साथ में एक और टर्म भी आती है जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही होती है। नॉर्मली हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते अपने इस सिलेबस में। सीनियर लेवल पे जाके आप लोग इस चीज को डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे एरिया को एज पाई डी स्क्वायर भी लिया जा सकता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर भी लिया जा सकता है, और पाई डी स्क्वायर ओवर 4 के हिसाब से भी डील किया जा सकता है। दैट इज रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लेंथ के साथ, और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है एरिया के साथ। तो फिर आ जाती है सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर हमारे पास क्या आता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, क्रॉस ईच रेजिस्टर वेरी करती है। करंट ऑन दी अदर हैंड सबके क्रॉस क्या होता है, इक्वल सेम होता है। वेरएज इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है और करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। Series circuit looks something like this. Here resistance are connected like this, and parallel circuit looks something like this. यहीं पे रेजिस्टर की दो टाइप्स आ जाती हैं जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, विच इज LDR, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसका क्या रिलेशनशिप होता है, इंटेंसिटी के साथ, लाइट इंटेंसिटी के इनवर्स साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमारे पास। दैट इज ब्राइट लाइट लेस रेजिस्टेंस। फिर थर्मिस्टर आ जाता है हमारे पास। थर्मिस्टर के अंदर हमारे पास क्या आता है, उसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि हाई टेम्परेचर लो लेस रेजिस्टेंस। इनके सिंबल्स भी आने चाहिए। थर्मिस्टर का क्या होता है, ऐसे, और LDR का कैसे होता है, डायोड के ऊपर। ओ वो वो LED होती है हमारे पास। फिर इसी के अंदर ही दो और हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के अंदर ही, और वो हमारे पास क्या होते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर एंड वेरिएबल रेजिस्टर। पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर हमारे पास क्या आता है, जो सर्किट डायग्राम हम अंडरस्टैंड करते हैं वो कुछ होती है न्यू, जिस, ये R1 आ गया, ये R2 हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, जिसके अक्रॉस आउटपुट ले रहे होते हैं, ये Vin। अब वी आउट किसकी इक्वल होता है, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज ले रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस टॉप पे आएगी, नीचे टोटल रेजिस्टेंस आएगी into Vn. If I was taking resistance across R1, the formula would have been changed with R1 over R1 plus R2 into Vn. I normally suggest कि जिसके अक्रॉस ले रहे हैं नीचे टोटल रेजिस्टेंस इनटू Vn। इससे ये होता है कि समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी आ जाते हैं उसके अक्रॉस भी, जहां पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल रेजिस्टेंस आनी है, एंड इन द डिनोमिनेटर, इन द न्यूमरेटर वी आर गोइंग टू पुट दैट resistance whose value is to be calculated. Okay, सही आपने whereas, कैसे की है अभी यार? sorry, which one, ये लास्ट वन है। जी। मतलब वो जो मैंने नीचे सम ऑफ रेजिस्टेंस लिखा, मैंने उसकी जगह पे आर टोटल लिख दिया, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन ही आ रहा होगा।
कभी पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, तो हमें उनका सम लिखना होता है, वट एवर द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। रेजिस्टेंस का ओके। जो ओवरऑल सम बन रहा होगा ना सर्किट का, वो डिनोमिनेटर में है। सही। ये मैं बात कर रहा था बस। फिर हमारे पास आता है वेरिएबल रेजिस्टर। पोटेंशियल डिवाइडर और वेरिएबल रेजिस्टर, इनके मीनिंग्स तो पता है ना। पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या होता है? पोटेंशियल को डिवाइड करना। वेरिएबल रेजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को वेरी रेजिस्टेंस को। करना। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। नॉर्मली इसके लिए ये यूज करते हैं, इसके लिए ये यूज करते हैं, बट इसको वेरी किया जा सकता है। हमारी बुक में वेरिएबल रेजिस्टर के आगे ये दोनों ही सिंबल्स बनाए हुए हैं उसने, राइट ना। नहीं सर। पेज टॉपिक के अंदर जहाँ वेरिएबल रेजिस्टर डिस्कस करा है, वहां पे इसने दोनों नहीं शो किए हुए। वो नहीं आज। उसकी बात कर रहा हूँ, आई गेस जो फर्स्ट पेज के चैप्टर नंबर 18 के बना हुआ है, उसमें उन्होंने पोटेंशियल डिवाइडर के लिए ये वर्ड यूज किया हुआ, वेरिएबल रजिस्टर के लिए ये सिंबल यूज किया है। ये इसके लिए और ये इसके लिए। एनी हाउ, वेरिएबल रजिस्टर को शो करते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस वेरी करनी हो अक्रॉस द सर्किट, तो हम ये वाला 4 यूज करते हैं। उसके दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं और एक मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है, जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज वेरी करनी होती है, वो हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास उसमें आ जाएंगे। अब जब टूवर्ड्स बी मूव करेगा, तो आर की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। और जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? जीरो। जब वो टूवर्ड्स ए मूव करेगा, तो आर की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। और वी आउट किसकी इक्वल होगी? अप्रोचेस वी इन। ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जब टूवर्ड्स ए मूव करेगा, तो अगर हमने वहां लैंप अटैच किया हुआ है, तो ब्राइटनेस वुड इंक्रीज। और इस केस में क्या होगा? ब्राइटनेस वुड डिक्रीज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन होता है, इट्स स्मॉल आर, और ये टोटल जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल आर। ये होता है वी इन, और इसके क्रॉस आ रहा होता है वी आउट। तो वी आउट किसकी इक्वल होता है? स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी इन। अब क्लियरली जब आप इसको इस तरफ मूव करोगे, तो आर किसकी इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर के। आप जब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, तो वी आउट वी इन की इक्वल हो जाएगा। तो उस बेसिस पे ये बात होगी। ओके। एंड लास्ट point that we need to understand is डायोड। डायोड का सिंबल क्या होता है? ट्रायंगल। इस तरीके से जो ये लाइन होती है, ये नेगेटिव एंड को अटैच शो कर रही होती है, और ये वाली साइड क्या होती है? पॉजिटिव। डायोड सिर्फ तभी कंडक्ट करता है जब पॉजिटिव साइड इज अटैच टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, नेगेटिव एंड इज अटैच टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ठीक है। तो नॉर्मली डायोड का काम क्या होता है? कन्वर्ट AC into DC. This process is known as rectification. ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ये इनपुट आ रही है, तो डायोड से पास आउट होने के बाद क्या रह जाएगी? सिर्फ आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा? नेगेटिव एंड वाला सेक्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएं, तो वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है।